चलिए बैलेंस शीट देखिए पहले। ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, क्योंकि आपने 11 तक तो सारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट्स देखी होंगी, तो 12th में ये वर्टिकल भी बैलेंस शीट भी है। सो फॉर्मेट क्या है इसका, भाई इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है, सब हेड्स गिवन है 4 मेन हेड्स और उनके अंदर सब हेड्स गिवन है, फिर एसेट्स भी हैं, उनके मेन हेड्स गिवन है, सब हेड्स गिवन है, और राइट हैंड साइड पे आप देखिए नोट का कॉलम बना हुआ है और करंट ईयर का है और प्रीवियस ईयर का है। तो आपको जितनी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बैलेंस शीट्स मिलेंगी वो इसी फॉर्मेट की मिलेंगी। तो आपको इस बैलेंस शीट का हर एक आइटम पता होना चाहिए, कौन सा आइटम कहाँ फॉल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ शेयर कैपिटल की, तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग अगेन फाइनेंसिंग का पार्ट है, शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, राइट। फिक्स्ड एसेट्स हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, राइट। सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी अगेन इन्वेस्टिंग का पार्ट है, करंट एसेट्स हमारे सारी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। लेकिन दो चीज़ें हमें छोड़नी है इसमें से, करंट इन्वेस्टमेंट और आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि ये किसका पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छे से समझ आ गई तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सो जो फॉर्मेट गिवन है टीएस ग्रेवाल बुक के अंदर वो ये फॉर्मेट है। हर एक एक्टिविटी के अंदर चीज़ों को डिवाइड किया गया है आइटम्स को। तो 3 एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सो हर एक एक्टिविटी से को देखना है यहाँ पे। हम पहले ऑपरेटिंग से स्टार्ट करते हैं। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसके लिए हमें वर्किंग नोट चेक करना पड़ेगा। ये हमारा वर्किंग नोट है। सो वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए वो हमें कह रहा है कि अगर हम डिफरेंस लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का, सरप्लस का, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाता है। सो बैलेंस शीट मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये बैलेंस शीट है। इसमें शेयर होल्डर्स फंड का जो बी पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस, सो सरप्लस हमें यहाँ से मिलेगा। तो सरप्लस हमारा प्रॉफिट हुआ, यहाँ से मिल जाएगा, करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। सो 2 ईयर्स का जो डेटा गिवन होगा उसका डिफरेंस हमें यहाँ दिखाना है, ठीक है। डिफरेंस आप दिखाएंगे पहले, उसके बाद आपको करना है ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी रिजर्व भी उसी कॉलम के अंदर मिलेगा आपको, उसी जगह जहाँ से सरप्लस लिया है आपको वहीं से रिजर्व भी लेना है। आपने रिजर्व ले लिया, अगेन डिफरेंस लेंगे दोनों रिजर्व्स का, क्लोजिंग ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का, वो आप ऐड करेंगे। फिर डिविडेंड अगर कोई पेबल है, प्रपोज डिविडेंड या कोई प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है, तो वो आप ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू AS4 कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ फॉलो करेंगे। सो प्रपोज डिविडेंड जो लेंगे वो हम प्रीवियस ईयर का लेंगे, बिकॉज करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो आप कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे, उसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा। सो प्रीवियस ईयर का ही हम यहाँ प्लस करेंगे और एंड में फाइनेंसिंग में प्रीवियस ईयर का ही माइनस करेंगे। सो ट्रांसफर टू रिजर्व हम ऐड करेंगे, फिर डिविडेंड जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है वो ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलता है मोस्टली, वो एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा, आप वहाँ से उठा के इसको ऐड कर देंगे। फिर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है करंट ईयर का, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मेंशन है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन होगा, तो वहाँ से आपको क्या, आप उसका जो हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो मेंशन है यहाँ पे, तो अब वो है आपका, उसके अंदर आपका प्रपोज डिविडेंड भी हो सकता है या आपका प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है उसका पार्ट, तो जो करंट ईयर का होगा वो आपका मेड होगा और प्रीवियस ईयर का पेड होगा। जैसा कि मुझे यहाँ पे करंट ईयर का चाहिए तो मैं करंट ईयर का उठा के ऐड कर दूंगी। फिर अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, राइट, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐसा है जो, यानी कि अगर लास्ट ईयर में आपको जो भी कुछ ऐसा एक्सपेंस हो गया है जो कि अबनॉर्मल नेचर का था, वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने प्रॉफिट जब कमाया होगा, नेट प्रॉफिट, तो आपने वहाँ पे उसको माइनस किया होगा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा है कि अबनॉर्मल लॉस है, एक्सपेंस है, तो आपने माइनस कर दिया, तो वो जो प्रॉफिट निकल कर आया वो आफ्टर कंसिडरिंग अबनॉर्मल लॉस निकल कर आया। बट मुझे वो वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए मैं दोबारा से उसको ऐड बैक कर दूंगी जस्ट टू गेट अ नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। ऐसे ही अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको उसके ऊपर मिला है, गुड्स जल गए हैं तो एक्सपेंस हो गया, अबनॉर्मल लॉस हो गया, अगर उसके ऊपर कुछ आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो वो आपकी इनकम थी, यानी आपने उस नेट प्रॉफिट के अंदर वो इनकम भी आपने ऐड करी होगी, राइट। तो अब नॉर्मल नेचर का है, अगेन मैं उसको माइनस करके इफेक्ट को नलीफाई करूँगी, ठीक है। बट ये हम ऐड बैक कर क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब आप
अप्रोप्रिएशंस को बनाते हो, यानी आपका जो प्रॉफिट था जो P&L से निकला था, उसके बाद आपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, यानी आपने जो नेट प्रॉफिट था उसके टुकड़े करे होंगे। कुछ पैसा आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया फ्यूचर के लिए, कुछ पैसा आपने प्रपोज डिविडेंड मान के रख दिया कि मैं अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा दूंगा एज अ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कुछ पैसा आपने टैक्स के टर्म में रख दिया कि प्रोविज़न बना के चलते हैं टैक्स का कि आगे आने वाले टाइम पे मुझे रिक्वायर होगा तो मैं अपने प्रॉफिट को ना छेड़ के प्रोविज़न में से टैक्स पे कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट का अमाउंट को। अब क्या करना है, दोबारा से सब चीज़ों को ऐड करके आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जो कि आपका यहाँ पे यूज़ होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, राइट। तो जैसे आप ये सब चीज़ें प्लस माइनस करेंगे वैसे ही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकल कर आ जाएगा, यानी आपका जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर वो हो जाएगा। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। अभी नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं? नॉन कैश आइटम्स वो होते हैं जो कि कैश की टर्म्स में आप डील नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल अगर डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो एक नॉन कैश आइटम है, राइट। अगर मैं बात करूँ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की, वो भी एक नॉन कैश आइटम है। व्हाट इज़ नॉन ऑपरेटिंग? ऐसे आइटम्स जो नॉन ऑपरेटिंग यानी ऑपरेशन नेचर के नहीं हैं, ठीक है, जो मेरे ऑपरेशंस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो उन सब चीज़ों को मैं ऐड कर दूंगी। अब मैं ऐड क्यों कर रही हूँ? बिकॉज जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, तब मैंने ये नहीं देखा कि वो किस नेचर का है या नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है। मैंने सारे एक्सपेंस डेबिट साइड डाले, सारे इनकम्स मैंने क्रेडिट साइड डाली और नेट प्रॉफिट निकाल लिया, राइट। बट अब मुझे जो निकालना है, बिकॉज आई एम मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मुझे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से मतलब है, यहाँ सिर्फ कैश वाली चीज़ें आएंगी। तो जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं या नॉन ऑपरेटिंग नेचर की चीज़ें हैं वो मैं ऐड कर दूंगी सारे एक्सपेंसेस, और जो भी नॉन कैश इनकम्स हैं या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उनको माइनस कर दूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, नॉन कैश है। गुडविल अमोर्टाइज्ड नॉन कैश है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो ऑपरेशंस में क्या कर रहे हैं, यहाँ से हटाना है ना, तो ऐड बैक कर दो, बिकॉज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय वहाँ पे उसको डेबिट में दिखाया था, जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट में कमी आई थी, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से ऐड बैक करके प्रॉफिट को नॉर्मल बनाऊंगी। सेम विद राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशंस, अगेन एक्सपेंस है, ठीक है, और किस नेचर का है ये? फाइनेंसिंग नेचर का है, तो यहाँ ऐड करो और फाइनेंसिंग में माइनस कर दो। अगेन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये नॉन कैश है, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग भी कह सकते हैं इसको, बट इसका किसी और एक्टिविटी में कोई मतलब नहीं है, तो इसको नॉन कैश मान के आप ऐड बैक कर सकते हो। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपकी करंट लाइबिलिटी भी ट्रीट कर सकते हो इसको, और यहाँ पे भी ऐड करके दिखा सकते हो बीइंग एन एक्सपेंस, ठीक है। चलिए आगे, आइटम्स टू बी डिडक्टेड, कौन कौन से आइटम आप माइनस करेंगे? पहला इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम किसका पार्ट है? किस पे इंटरेस्ट मिलता है आपको? इन्वेस्टमेंट में मिलता है ना, तो आप इंटरेस्ट इनकम को इन्वेस्टिंग में लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटा के, और क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको माइनस करके आप इन्वेस्टिंग में लेकर जाएंगे। सेम विद डिविडेंड इनकम, अगेन इन्वेस्टिंग में जाएगा यहाँ से हट के। रेंटल इनकम इन्वेस्टिंग में जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये नॉन कैश इनकम है, ठीक है। और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगेन अगर डिक्रीज होता है प्रोविजंस के अंदर तो आप माइनस करेंगे, राइट। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया ये सब करने के बाद। अभी तक मेरे पास सिर्फ नेट प्रॉफिट था, तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आने के लिए मुझे काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा।